वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की भारतीय साजिश की रिपोर्ट को संजीदगी से लिया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक महकमा इंसाफ कत्ल की साजिश की तफ्तीश कर रहा है। भारतीय हुकूमत ने वाजे किया है वो इसे संजीदगी से ले रही है, तफ्तीश कराएगी। हुकूमत से तवक्को है कि तफ्तीश की बुनियाद पर एहतिसाब करेगी। आपको बताएं, महकमा इंसाफ कत्ल की साजिश की तफ्तीश कर रहा है, ये कहा गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से भारतीय हुकूमत ने वाजे किया है वो इसे संजीदगी से ले रही है। अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की भारतीय साजिश की रिपोर्ट को संजीदगी से लिया जा रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक महकमा इंसाफ कत्ल की साजिश की तफ्तीश कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की मिस्री सदर से फोन पर गुफ्तगू हुई। ऐवान सदर मिस्र के मुताबिक गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर से रफा में कशीदगी के खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में इसराइली जरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों के तबादले पर गुफ्तगू की गई। मिस्री सदर का इंसानी इमदाद की रसाई देने की जरूरत पर जोर, कशीदगी को फैलने से रोकने और दो रियासती हल की अहमियत का इयादा भी किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। अमीरी देवान के मुताबिक गजा समेत मकबूजा फलस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी मुआहदे की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। आपको जहां पर बताए, अमरीकी सदर जो बाइडन का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। अमीरी दीवान के मुताबिक गजा समेत मकबूजा फलस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने शानदार मेज़बानी पर सऊदी वज़रा की जानिब से पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से जामे प्रोग्राम मुरतब देने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदूखैल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से मुतल्लिक दीगर 9 दरखास्तें भी आज खुद नोटिस केस के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। आईनी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट के जजों से मामले की इंक्वायरी कराने की इस्तदा की गई है। अदालत की तरफ से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, यहां पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला है, आज समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। आईनी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट के जजों से मामले की इंक्वायरी कराने की इस्तदा की गई है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा है, इस्तीफे देने वाली बात मेरी जाती राय है। कारकुनों ने बहुत मार खा ली है, अब चाहिए हम खुद कुर्सियों से उतरें और डंडे खाएं। मैं खुद सबसे पहले इस्तीफे के लिए तैयार हूं, बाकी जमहूरी पार्टी है वो ही फैसला करेगी। मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, पार्टी में सब इज्जत देते हैं। देखिए, ये तो बहुत इब्तदाई बात है। मैंने ये कहा है कि 2, 3 माह, 4 माह जितना टाइम आप देना चाहते हैं आप दें। हमें लोगों ने वोट दिया था इमरान खान को बाहर लाने के लिए, इमरान खान को जेल से निकालने के लिए। तो अगर इसी तरीके से हाउस चलता रहा और इमरान खान जेल के अंदर ही रहा तो फिर हमें इस ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए। दैट वाज माय रिकमेंडेशन। मैं अभी भी इसके ऊपर कायम हूँ। अब वो देखें, जब इजलास होगा तो मैं इंशाल्लाह उसके अंदर। पार्लियामान आज तक इस कौम को तो इंसाफ दिला नहीं सकी। पार्लियामान ने आज तक किया क्या है सिवाय यहाँ पर चोरों और डाकुओं का तहफ़्फ़ुज़ करने के और उनकी जो असासाजात हैं, उनके जो केसेस हैं, उनके जो करप्शन केसेस हैं, उनमें से उन्हें आज़ाद करने का आज तक इस पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का पीटीआई को असम्बलियों से इस्तीफे देने का मशवरा, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? इस्लामाबाद से जाहिदा राव की ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई का एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे देकर सड़कों पर निकलने पर गौर। क्या तहरीक इंसाफ इस तरह हुकूमत पर प्रेशर डालने और मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हो सकेगी? इस बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी।
پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سارے آپشن آن دا ٹیبل ہوتے ہیں، لیکن فی الحال وہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے، یہ نہیں کہا، نہ ہی ہم نے اعلان کیا کہ ہم اس ڈیٹ کو ریزائن کرنے جا رہے ہیں۔ غیر سنجیدگی، وہی اگریشن کی سیاست، عوامی مسائل کو ترجیح نہ دینا، وہی ان کی سیاست ہے۔ یہ ماضی سے کچھ نہیں سیکھے آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کے بالادستی کے لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، تو اگر اس کو یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کو سب، اگر میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، تو اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ استعفیٰ دیں گے تو ان لوگوں کا منصوبہ پورا ہوگا جنہوں نے ہمیں پہلے تو ادھر آنے نہیں دے رہے تھے، اب آ گئے ہیں، تو اب کوئی ایک بہانہ دوسرا بہانہ ڈھونڈ کے کسی طریقے سے ہمیں باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ عوام نے جن لوگوں نے جس طرح بھی اس کو ووٹ دیا ہے اس کے مینڈیٹ کی بھی توہین ہے۔ عوام آپ کو پارلیمنٹ میں اس لیے بھیجتی ہے کہ ہمارے ایشوز حل کریں، آپ ڈیموکریسی کے لیے کام کریں۔ رہائی نہیں ہوگی تو اس لیے انہوں نے یہ والی بات کی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کورٹ فیصلہ کرے، فریولیس کیسز ختم کرے اور ان کی سزا کو ختم کرے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ ختم ہوگی تو پھر اسمبلی بھی چلے گی، ہر چیز چلے گی۔ حکومتی جماعتوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے استعفوں کی بات کرنا معمول کی بات ہے، کیونکہ وہ کوئی پارلیمانی جماعت نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں امارات بھی لے رہے ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ایک بار یہ غلطی کر چکے ہیں، دوسری بار یہ غلطی نہیں کریں گے۔ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ کیمرہ مین عاقب رانا کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے اسحاق ڈار کو شہنشاہ ہند ڈکلیئر کریں یا جو کر دیں، نائب وزیر اعظم کا عہدہ بنتا ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا آئین اور قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ انہوں نے کہا استعفوں سے متعلق حامد رضا نہیں، ہم صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی کی بات مانتے ہیں۔ واضح خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے مجھے خود میسج دیا تھا کہ ان کا کسی چیز پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ماں سوائے آئین اور قانون کی بالادستی کی۔ میرا خیال ہے شہنشاہ ہند ان کو ڈکلیئر کر دیں یا جو کر دیں، اس عہدے کا کوئی وہ بنتا نہیں ہے۔ قادر پٹیل نے کہا چاہتے ہیں اس ہاؤس کا تقدس بحال ہو، مل کر مشکلات کم کریں۔ ماضی میں ایوان کو موبائل کے ذریعے چلایا جاتا تھا، 4 سال میں آپ لوگوں کو اتنا زیادہ موقع ملا، ہمیشہ زیادہ تعاون ملا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے قادر پٹیل نے کہا پی ٹی آئی دور میں اپوزیشن رہنماؤں کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھیں الیکشن صرف KP میں ہوا تھا، الیکشن پورے ملک میں ہوا تھا۔ کچھ نتائج آپ کے حق میں آئے ہیں، کچھ دوسروں کے حق میں۔ سنی اتحاد کونسل کا جلسوں کی اجازت نہ ملنے کو بلاول بھٹو سے جوڑنا مضحکہ خیز ہے۔ آپ تو جیل پر حملہ کر کے اپنے بانی کو چھڑانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 4 سال میں آپ کو اتنا زیادہ ہمیشہ ایڈوانٹیج ملا، ہمیشہ موقع ملا، ہمیشہ آپ کے ساتھ تعاون ہوا۔ ہم آج پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا تقدس بحال ہو، ہم اور آپ مل کے اس ملک کی مشکلات میں کمی کریں، ہم اور آپ مل کے اس مشکلات کا سامنا کریں۔ شیر افضل مربت نے کہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا فیصلہ کل ہو جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے آج بھی کہا ہے کہ میں ہی ان کا امیدوار ہوں۔ فارم 47 حکومت نے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہمارے پاس آئینی، قانونی اور سیاسی جدوجہد کا راستہ ہے، اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ خان نے آج پھر واضح کیا اور میرا خیال ہے چھوڑ دیں، کل تک نام چلا جائے گا، تو لہٰذا میں تو یقین کریں مجھے علم ہوتا اتنی کنٹروورسی بنی تھی میں خان کو خود ہی کہہ دیتا کہ میرا نام وڈرا کر دیں۔ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے اور زبردستی اور قبضے کی حکومت بنائی گئی ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ کہنا کہ یہ قبضہ ہم چھڑائیں گے اور اس حکومت کا اور اس مینڈیٹ کی ریکوری کا قبضہ واپس لیں گے، اس میں غلط تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس آئینی، قانونی اور سیاسی جدوجہد، یہ 3 آپشنز ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ایوان میں اظہار خیال۔ مولانا فضل الرحمان نے اسپیکر ایاز صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اسپیکر صاحب کیا آپ لاہور کے انتخابی نتائج سے مطمئن ہیں؟ اسپیکر نے جواب دیا ہاں میں نتائج سے مطمئن ہوں۔ جناب ایاز صادق صاحب کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ اللہ آپ کو مطمئن رکھے جی، اللہ آپ کو مطمئن رکھے، لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈز نے قرضہ پروگرام کی آخری قسط کی منظوری دے دی۔ IMF کی طرف سے باضابطہ طور پر اعلامیے کا اجرا جلد متوقع ہے۔ پاکستان نے نئے قرض پروگرام کے حصول میں بھی
दिलचस्पी जाहिर की। मजीद भी जानते हैं शाहिद अजमल की इस रिपोर्ट में। IMF ने पाकिस्तान के 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मंजूर कर लिए। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी किस्त जारी। पाकिस्तान पहले ही 1.9 अरब डॉलर वसूल कर चुका है। इजलास में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ भी किया गया। IMF की रकम मुंतकिल होते ही 9 माह पर मुहित स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान को IMF से नए बेल आउट पैकेज की भी उम्मीद। वजीर खजाना ने जुलाई में मुआहदे की नवीद सुना दी। सऊदी अरब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के दरमियान मुलाकात में नए बेल आउट पैकेज पर गुफ्तगू भी की गई। IMF से मीडियम टर्म फंड सपोर्टेड प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि पाकिस्तान की माशी और माली सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तानी हुक्काम टैक्स बेस में इजाफे पर कारबंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीली में किरदार न होने के बराबर है, फिर भी भुगत रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग की वजह से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हमें महंगाई का मसला है, बड़े पैमाने पर इस्लाहात कर रहे हैं। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वो आलमी इक्तसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब कर रहे थे। There is also a problem of climate-led devastation in Pakistan in 2022 was something which was unimaginable. We have to stand on our own feet. And I know this is possible, difficult, but not impossible. Pointed issue is where you have lost $30 billion in terms of your economic losses. The world will not be in peace unless there is permanent peace in Gaza. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़री पॉलिसी कमेटी के इजलास में MPC ने पॉलिसी रेट को 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया। MPC ने महंगाई के मंजरनामे में जारी बैनुल-अक़वामी वाक़यात की बिना पर अजनास की आलमी कीमतों में हालिया इजाफे के रुझान और आइंदा बजट इक़दामात के मुमकिना मुज़मिरात को भी शामिल किया। मजमूई तौर पर कमेटी ने सितंबर 2025 तक खासी मुस्बत हकीकी शरह सूद के हमरा महंगाई को 7.5% के हदफ की हदूद में लाने के लिए मौजूदा ज़री पॉलिसी मौक़िफ़ को जारी रखने पर जोर दिया। फसल की आमद से कबल गंदुम दरामद करने का स्कैंडल। इजाफी गंदुम दरामद किए जाने के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर मोहम्मद मुश्ताक अहमद की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। कमेटी गंदुम की निजी सेक्टर के जरिए दरामद की वजूहात का जायजा लेगी। गंदुम की दरामद से कीमत, ज़खायर और दीगर असरात का तफसीली जायजा होगा। कमेटी को 4 रोज में मामले की छानबीन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। कमेटी रमसाल गंदुम के पैदावारी अहदाफ, दरामद या बरामद के हवाले से भी सिफारिशात पेश करेगी। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का गंदुम की कीमत पर आज पंजाब में तहरीक शुरू करने का ऐलान। गुफ्तगू में कहा, ज्यादा पैदावार के हुकूमती ऐलानात के बावजूद 30 लाख टन गंदुम दरामद की गई। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाफिज नईम उर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। पहले बल्दियाती इंतखाबात में और फिर आम इंतखाबात में शब खून मारा गया। बल्दियाती इंतखाब हुआ तो उस पर शब खून मार के कब्जा कर लिया, मैंडेट को हड़प कर जाते हैं। क्या वो एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत क्यों नहीं बनी, या वो एहतजाज इस बात पर कर रहे हैं कि उनको फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत क्यों नहीं दी गई। हम मुश्तरकात के ऊपर साथ चल सकते हैं, साथ मिल सकते हैं, साथ बात कर सकते हैं, सियासी कुव्वतें इसी तरह चलती हैं, लेकिन जो हमारी पॉलिसी है वो ये है कि अभी तो इंतखाब कोई हो नहीं रहा ना, इंतखाबी इत्तेहाद अभी नहीं बनाएंगे, ये हमारी पॉलिसी है। एक पॉजिटिव बात तो ये है कि वो बलूचिस्तान जहाँ लोग आइन को मानते नहीं थे, अगर वहीं बैठकर कोई प्लेटफॉर्म ये बना जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की बात करता है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA पैमरा PTA की बेंच पर एतराज़ की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर खारिज कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में तमाम इदारों की अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का
भी इंदिया दे दिया। अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दरख्वास्तें खारिज होने पर एतजाज अहसन बोले, हुक्मनामे ने मेरा कद 20 फीट ऊंचा कर दिया। साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने फजूल गैर संजीदा दरख्वास्तें दायर करने पर इन सब की जेबों से जुर्माना लेने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद से इब्राहिम अब्बासी की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि IB, FIA और PTA संजीदा इदारे हैं। पहले दरखास्तें सुनूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक है? खत ISI से मुतालिक है, FIA से मुतालिक नहीं। क्या FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल इकबाल दोंगल ने कहा, FIA इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, FIA का कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद पूछा, क्या खत में किसी एग्जीक्यूटिव के नाम का जिक्र है? मफाद के टकराव के हवाले से बताएं। खत में जाती मफाद का बताएं। मेरा क्या जाती मफाद है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक पिटीशन में एजेंसीज के किरदार के हवाले से बात की गई है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अगर आपकी लॉजिक मान लें तो मुझे गवर्नमेंट के तमाम केसेस सुनना बंद कर दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस ज़ेरे इल्तवा है, तब तक अदालत केस ना सुने। अदालत ने FIA, पैमरा और PTI की दरखास्त खारिज करते हुए 5-5 लाख जुर्माना आयद कर दिया। अदालती मावन एतजाज अहसन बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के हुक्मनामे ने मेरा कद 20 फुट ऊंचा कर दिया। वकला ने रोस्टर्स पे आकर जस्टिस बाबर सत्तार की बहादुरी को सराहा। अदालती मावन एतजाज अहसन ने अपने दलाइल में कहा, मुझे खुशी है अब जजेस कह रहे हैं इनफ इज इनफ। एतजाज अहसन ने कहा, अदलिया को इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना होने पर स्टैंड लेना था। अब भी वक्त है कि हम खड़े हो जाएं और अपना हाउस इन ऑर्डर करें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी की ऑडियोज सामने आती रही हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। FIA को खुद से एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने एतजाज अहसन से आइंदा समाअत पर भी मावनत तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। मौलाना फजल रहमान का हल्फ के बाद कौमी असम्बली में पहली बार इजहार ख्याल। सवाल किया, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है या एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी गई पार्लिमान है? खुदा करे ये बात गलत हो, मगर हमारी मालूमात हैं इस बार असम्बलियाँ खरीदी और बेची गई हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो से कहता हूँ, अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, हमने अज़्म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान ने 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान करके कहा, रोकने की कोशिश करने वाला मुसीबत को आवाज देगा। तो बाकायदा असम्बलियाँ बेची गई हैं और असम्बलियाँ खरीदी गई हैं बिलावल ज़रदारी साहब से। मैं तो आज भी कहता हूँ कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप PTI है, दे दो उनको हुकूमत। 9 मई साजिश थी। ये ड्रामा मोहसिन नकवी और IG पंजाब का था। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इस वक्त मुल्क में 3 वजीर आजम हैं, एक शहबाज शरीफ, दूसरा इसहाक डार और तीसरे मोहसिन नकवी। मजीद बोले, हम लाहौर और कराची भी जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद में या पंजाब में जितनी भी इलाकों में एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था और उस पुरअमन एहतजाज की बुनियाद पे जो है ना पर्चे हुए हैं। इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है, एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया माशाअल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी जो जिसके पास सारे पावर्स है, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है, और उधर जो है ना सारे फैसले वही कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, रोको तो रोक सको तो रोको। बानी चेयरमैन PTI ने कहा है कि मेरी बातचीत पर पाबंदी लगाकर बुनियादी हकूक खत्म कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर, उमर अजूब और शिबली फराज के अलावा किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट से बात का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PAC के नाम पर मुशावरत करके बताऊंगा। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो इदारों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पेटिशंस ज़ेरे इल्तवा हैं जिन पर समाअत नहीं हो रही। PTI दौरे हुकूमत का मौजूदा दौर से मवाजना नहीं हो सकता। मुल्क के जो हालात हैं उनमें सरमायाकारी ही बचा सकती है। बानी PTI का मजीद कहना था, अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान दुरुस्त है। पता था वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ तस्वीर बनाकर भी सूबे का हक नहीं दिया जाएगा।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی نیب کیس میں ضمانت پر رہائی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز ایڈوکیٹ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفتر نے کہا کہ میں اس کیس کے لیے لاہور سے آیا ہوں۔ ایک طرف ضمانت کیس میں 10-12 سماعتیں ہو چکی ہیں، دوسری جانب انہوں نے ٹرائل میں ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آخری وارننگ دے رہے ہیں، آئندہ نہ آئے تو فیصلہ کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل کی کیسز کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی، سیکرٹری جنرل اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو طلب کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر چیئرمین بیرسٹر گوہر علی اور رؤف حسن کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن آج صبح 10 بجے سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا ہے علی امین گنڈاپور الیکشن کمیشن پیش ہو کر اثاثوں سے متعلق وضاحت دیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق علی امین گنڈاپور نے الیکشن 2024 کے لیے جمع کرائے گئے سالانہ گوشواروں میں غلط بیانی کی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بڑے پیمانے پر ججز کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ 191 ایڈیشنل سیشن جج، 171 سول ججز تبدیل۔ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج احمد بٹر کو OSD بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عدلیہ میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج اعجاز احمد بٹر کو OSD بنا دیا گیا۔ جسٹس اعجاز احمد بٹر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں بھی تعینات رہے اور ان کے پاس 9 مئی کے اہم کیسز زیر سماعت رہے، جن میں صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر کیسز شامل ہیں۔ اعجاز احمد بٹر کو سیشن کورٹ لاہور میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر بتائیں، لوئر ٹوپا سے کوہالہ جانے والی روڈ سہر بگلا کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے بند۔ ٹریفک پولیس کے مطابق محکمہ ہائی وے سڑک کلیئر کرانے میں مصروف ہے۔ سری نگر ہائی وے پر مری کے علاقے الیوٹ نکرہ کے مقام پر بھاری چٹان سرکنے لگی۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ABN نیوز بلال عباسی۔ جی بلال عباسی، بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ملکہ کوثر مری میں گزشتہ 3 دن سے شدید بارشوں کا سلسلہ تھم تو گیا ہے، لیکن شدید بارشوں نے ملکہ کوثر مری اور اس کے مضافات میں جو ہے وہ تباہی مچا دی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ دن لوئر ٹوپا جو سری نگر روڈ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ شدید لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی دھیمات پڑ گئی۔ اور اسی طرح الیوٹ نکرہ کے مقام پر جو ایک بھاری چٹان ہے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال عباسی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز حساس بازار میں شدید مندی کا رجحان۔ 100 پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام پر انڈیکس 1047 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 72,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے آ گیا۔ انڈیکس 71,695 پوائنٹس پر بند ہوا، جبکہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز مارکیٹ 72,742 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔